हेलो, जय हिंद बच्चों। आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो चलिए, आज के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपनी कॉपी कलम निकाल लीजिए और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट की जो हम लोगों ने सेशन चलाई है यूट्यूब पर, मुफ्त आप सभी विद्यार्थियों को इसके सारे वीडियोस आपको डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल और सब्जेक्ट वाइज जो हम लोग एमसीक्यू सेशन चला रहे हैं अभी, वो सभी वन डे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आज की क्लास बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट, ठीक है। पहली हेडिंग डालेंगे आप लोग, महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि, ठीक है। कितनी कौन सी पुण्यतिथि है इनकी? ये 77, 77वीं पुण्यतिथि अभी गांधी जी की मनाई गई है, ठीक है। कब मनाई जाती है? हर वर्ष 30 जनवरी को। कब मनाई जाती है? तो 30 जनवरी को, 30 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? गांधी जी की पुण्यतिथि मनाते हैं, ठीक है। और इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो शहीद दिवस के रूप में, ठीक है। कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में। आज ही के दिन 1948 में नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो हमें इसमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो हम लोग गांधी जी की पुण्यतिथि मनाते कब है? तो 30 जनवरी को, ठीक है, पहला पॉइंट। हाँ, 13 जनवरी को हम लोग गांधी जी की पुण्यतिथि मनाते हैं। दूसरी चीज, इस बार कौन सा क्रम था? तो 77 था। कौन सा क्रम था? 77 था। और तीसरी चीज, हम इसे शहीद दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। कौन से दिवस के नाम से? शहीद दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। एवरी ईयर ऑन जनवरी 30 शहीद दिवस इज सेलिब्रेटेड टू commemorate the death anniversary of Mahatma Gandhi. On this day in 1948, नाथूराम गॉडसे एसिनेटेड गांधी, ठीक है। नाथूराम गॉडसे के द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 1948 30 जनवरी को, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आज के दिन मतलब 30 जनवरी को गांधी जी का वो मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, और इसे हम लोग शहीद दिवस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डेट याद रखना है और ये याद रखना है क्या क्रम था, ये कौन सा क्रम था, ये भी हमें याद रखना है। अगली हेडिंग डालिएगा, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, अगली हेडिंग डालिएगा। कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो हरियाणा में। कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो हरियाणा में। पहली चीज डालिएगा कि सेलिब्रेट कहाँ किया गया है? तो हरियाणा में सेलिब्रेट किया गया है। क्लियर? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। दूसरी चीज याद रखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के सीएम कौन है? तो नायाब सिंह सैनी, ठीक है, नायाब सिंह सैनी। यहाँ के सीएम कौन है? नायाब सिंह सैनी। 29 जनवरी को 31 कुंडिया हवन यज्ञ और मंत्रोच्चारण के साथ यमुनानगर जिले के आदि बदरी में अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 2 फरवरी तक चलेगा। तो अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? आपका हरियाणा में सेलिब्रेट किया गया है। क्लियर? हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी है। आदि बदरी सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, जहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया है जिस जिले में, वो जिला जो है वो सरस्वती नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। इस महोत्सव का उद्देश्य विश्व भर से लोगों का ध्यान भारत की सभ्यता और संस्कृति की ओर आकर्षित करना है। जैसा कि हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था, ठीक है, और उसमें सॉरी वैदिक काल की जो सभ्यता हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि सरस्वती नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी थी, ठीक है। नदीतमा देवतमा नाम से सबसे पवित्र नदी सरस्वती को संज्ञा दी गई है सबसे पवित्र नदी की। फिर हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में भी सरस्वती नदी का उल्लेख पाते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन नदी है, ठीक है, बहुत ही प्राचीन नदी है। और जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा है बहुत ही पवित्र नदी थी। तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। तो हमारे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। एक तो ये सेलिब्रेट कहाँ किया गया है, और दूसरा याद रखिएगा कि हरियाणा के सीएम
कौन है? नायाब सिंह सैनी जी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालिए। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, बुमराह ने तो कमाल ही कर दिया। ठीक है, अभी 3 दिन पहले आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी खिताब इन्हीं को मिला था। और अभी गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। हेडिंग डालिएगा, गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, और नीचे खिलाड़ी का नाम किसका लिखना है? तो जसप्रीत बुमराह का नाम लिखना है। विजेता कौन है? जसप्रीत बुमराह। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। बुमराह को क्रिकेट के सभी प्रारूप में असाधारण प्रदर्शन के लिए वर्ष 2024 के लिए आईसीसी का श्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी चुना गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले जसप्रीत बुमराह भारत के पहले तेज गेंदबाज है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे? पहले। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? कि ये फर्स्ट है, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जहाँ पहला आ जाए, ठीक है, मुख्य आ जाए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, जब कोई न्यूज़ फर्स्ट टाइम होता है, कोई भी चीज़ यदि फर्स्ट टाइम होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पुरस्कार जीतने वाले बुमराह फर्स्ट प्लेयर है। ठीक है, बुमराह क्या है? फर्स्ट प्लेयर है। क्लियर? ये पुरस्कार जीतने वाले बुमराह फर्स्ट प्लेयर है। क्लियर? तो इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीता है? तो जसप्रीत बुमराह को ये ट्रॉफी दी जाएगी। क्लियर? बुमराह हैज बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी बेस्ट मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। जसप्रीत बुमराह इज द फर्स्ट फास्ट बॉलर फ्रॉम इंडिया टू रिसीव दिस अवार्ड। भारत से पहले तेज गेंदबाज हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने अगले हेडिंग की तरफ। डीप सिक एआई, क्या हेडिंग डालना है? डीप सिक एआई। एक एआई चैटबॉट बनाया गया है जिसका नाम क्या है? डीप सिक। क्लियर? क्यों है नीज में? एक एडवांस एआई मॉडल है डीप सिक एआई। ठीक है, हांगजो में बनाया किसने है? डेवलप्ड बाय चाइना। डेवलप्ड बाय चाइना। पहला पॉइंट लिखिएगा, किसके द्वारा बनाया गया है? चाइना के द्वारा बनाया गया है। डेवलप्ड बाय चाइना। 2023 में लियांग वेनफोंग ने बनाया। एआई और क्वांटिटेटिव फाइनेंस में एक्सपर्ट है लियांग। डीप सिक वर्जन 3 एक फ्री और ओपन सोर्स एआई सिस्टम है। किफ़ायती एआई हार्डवेयर का किया जाता है यूज़। इससे सिलिकॉन वैली के दबदबे को चुनौती मिली है। ऐप स्टोर पर 2.6 मिलियन बार डाउनलोड हो चुका है यह ऐप। ऐप स्टोर पर हम इसने चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये इतना खतरनाक एआई चैटबॉट बना है कि चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी जो है उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया है। चैट जीपीटी को भी इसने क्या किया है? पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, टॉप पे आ गया है डाउनलोड के मामले में। ठीक है, डीपसीक एआई टॉप पे आ गया है। ठीक, तो इसीलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि ये इसने डाउनलोडिंग के मामले में मतलब इतना ज़्यादा कारगर ये साबित हो रहा है कि इसने चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना तेज़ी से इसको लोगों ने डाउनलोड किया है डीपसीक को। ठीक है, यूएस, यूके और चीन जैसे देशों में हो गया है पॉपुलर। तो चीन के नए एआई मॉडल से पूरे टेक बाजार में डर का माहौल। तो चीन ने जो ये बनाया है डीपसीक एआई, ये बहुत ही मतलब पॉपुलर हो चुका है, बहुत तेज़ी से इसको यूज़ किया जा रहा है। अब बात ये है कि बनाया किसने है? तो चीन ने बनाया है। तो सवाल के घेरे में इसलिए आ जाता है कि भाई कितना ज़्यादा प्राइवेसी, ठीक है, कितना ज़्यादा प्राइवेसी इसमें हो सकता है, प्राइवेसी है या नहीं है, क्योंकि बनाया किसने है भाई? तो बनाया है चीन ने। तो इस बात की थोड़ी समस्या है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमें पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला चीज़ यही याद रखनी है कि डीप सिक एआई जो खबरों में है वो किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो चाइना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट, अगली हेडिंग डालिएगा, हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट जारी की गया है, हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट जारी किया गया है अभी हाल में ही। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और मुख्य कार्य अधिकारी सत्या नडेला शीर्ष पे है। ठीक है, टॉप पे कौन है? तो सत्या नडेला जी है टॉप पे। कौन है? तो टॉप पे सत्या नडेला। ठीक है, सत्या नडेला टॉप पे है।
पहली बार जारी की गई HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियन सूची 2024 में उन्हें शीर्ष स्थान पर रखा गया है। फर्स्ट टाइम जारी हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहली बार जारी हुआ है ये, ठीक है, पहली बार जारी हुआ है, इसीलिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पे सत्या नडेला है, ठीक है। इस सूची में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनियों को नेतृत्व करने वाले 226 अधिकारियों को जगह दी गई है। नडेला के बाद दूसरे स्थान पर अल्फाबेट के मुख्य कार्यधिकारी सुंदर पिचाई है। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे सुंदर पिचाई है, ठीक है, सुंदर पिचाई है, ठीक। और यूट्यूब के मुख्य कार्यधिकारी नील मोहन तीसरे स्थान पे है। और थर्ड पे कौन है? नील मोहन। ये तीनों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है? तो फर्स्ट पे सत्या नडेला है, सेकंड पे सुंदर पिचाई है और थर्ड पे आपके नील मोहन है, ठीक है। तो ये जो इंडिया के जो जितने भी कारोबारी है, बड़े बड़े कंपनी के जो ऑनर्स है, चेयरमैन है, एमडी है, ठीक है, इनकी लिस्ट जारी की गई है। और कौन टॉप मोस्ट है? तो टॉप पे आपका सत्या नडेला जी है, सेकंड पे सुंदर पिचाई है, थर्ड पे नील मोहन है। क्लियर? तो ये तीनों चीज़ याद रखना है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है और थर्ड कौन है। तीनों ही डाटा आपको याद रखना चाहिए। हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट, ठीक है। सत्या नडेला चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑन टॉप, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे सत्या नडेला है। सुंदर पिचाई सीईओ ऑफ अल्फाबेट्स इज इन सेकंड प्लेस एंड यूट्यूब सीईओ नील मोहन इज इन थर्ड प्लेस, ठीक है। तो क्लियर है? तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है। अगला पॉइंट पे चलते हैं। नगोबा जतारा, नगोबा जतारा एक फेस्टिवल है, नगोबा जतारा, ठीक है। ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, नाग की पूजा की जा रही है। तो नगोबा जतारा फेस्टिवल, हेडिंग डालिएगा नगोबा जतारा फेस्टिवल, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। समक्का सरलम्मा जतारा के बाद तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार, ठीक है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो तेलंगाना में। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? कहाँ का फेस्टिवल है? तो तेलंगाना का फेस्टिवल है। क्लियर? पहला चीज आपको याद रखना है, कहाँ का फेस्टिवल है ये? तो तेलंगाना का फेस्टिवल है। सेकेंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है तेलंगाना का, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। और फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? तो आपका समक्का सरलम्मा है, ठीक है, समक्का सरलम्मा है। दोनों ही याद रखिएगा, ठीक है, दोनों ही याद रखना है आपको। तेलंगाना का टॉप सबसे बड़ा महोत्सव कौन सा है? तो समक्का सरलम्मा है। और नगोबा जतारा कहाँ सेलिब्रेट किया गया? ये भी तेलंगाना में किया गया है और ये तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव तेलंगाना का आपका नगोबा जतारा है, ठीक है। इंद्रवेली मंडल के केसलापुर गांव में शुरू हुआ है ये याद नहीं रखना है गांव का नाम आपको, बस स्टेट का नाम याद रखिए। नगोबा जतारा कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया है। तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव है। और टॉप पे कौन सा है? समक्का सड़ लंबा। क्लियर? नगोबा जतारा द सेकेंड बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना आफ्टर समक्का सर लम्बा जतारा। क्लियर? अगली हेडिंग आईसीसी महिला चैंपियनशिप, आईसीसी महिला चैंपियनशिप, ठीक है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप, ऑस्ट्रेलिया को आज आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की गई क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठित 10 टीमों की प्रतियोगिता जीती, जिससे उन्हें 25 के आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए रास्ता मिल गया है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप उन्हें ही दिया जाता है जो टीम वर्ल्ड कप खेलेंगी, ठीक है। वर्ल्ड कप की रेस में शामिल हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, इन्हें टिकट मिल चुका है कि ये क्रिकेट विश्व कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल सकती है, ठीक है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप ये खेल सकती है। इसकी विनर कौन है आईसीसी महिला चैंपियनशिप की? तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। क्लियर? तो ये दो चीज आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया वाज प्रेजेंटेड विद द आईसीसी वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी टुडे आफ्टर द वन द प्रेस्टिजियस 10 टीम कंपटीशन, ठीक है। तो इसने चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने और अब ये क्रिकेट विश्व कप के लिए इसका रास्ता साफ हो चुका है, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेंगे, ठीक है। तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया इज द विनर ऑफ इंडिया आईसीसी चैंपियनशिप, ठीक है। आते हैं अपने आज के एडिटोरियल पे, ठीक है। हमारा जो आज का एडिटोरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है,
और वो क्या है? साइबर अपराध। क्या है हमारा आज का मुद्रा? साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा। क्लियर? ठीक है, साइबर सिक्योरिटी। आजकल ये मुद्दा बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है। आप आने वाले समय में देखिएगा जिस तरह से हमारा आजकल एआई, ठीक है, डिजिटल मार्केट और जितनी भी जो हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जितना ही हम लोग के कामों को आसान कर रहा है, उतनी ही समस्या भी आ रही है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों से सावधान रहना है। साइबर अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, छोटे लोगों से लेकर बड़े लोगों तक कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। तो साइबर अपराध एक बढ़ता हुआ वैश्विक खतरा है। ठीक है, वैश्विक खतरा मतलब ये सिर्फ हमारे और आप तक सीमित नहीं है। ठीक है, पूरे विश्व तक फैल चुका है, जिसकी लागत अ, वर्ष 25 तक सालाना 10.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में कानून प्रवर्तन को धोखाधड़ी, हैकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और निवेश घोटालों सहित साइबर खतरों में वृद्धि का सामना करना पड़ता है। किस किस तरह से साइबर अटैक हो रहे हैं? तो पहला धोखाधड़ी, ठीक है, हैकिंग, आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, आपके मोबाइल को हैक कर लिया जाता है। ऑनलाइन उत्पीड़न, जैसे कि आप इसमें देखते होंगे डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट देखते हैं। और निवेश घोटाला, कि शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, रातों रात आपका पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी क्या कर रही है? साइबर अटैक, साइबर खतरों में वृद्धि कर रही है। ठीक है, भारत को बेहतर नीतियाँ, क्षमता निर्माण और सरकार, उद्योग एवं शिक्षाविदों के बीच सहयोग के माध्यम से साइबर समुद्रशक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं इन चीज़ों को? तो आपको अच्छी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको अच्छे पॉलिसीज़ बनानी होगी साइबर सुरक्षा से लेकर। ठीक है, क्षमता निर्माण, अपने आप टेक्नोलॉजी को इस तरह से डेवलप कीजिए कि आप इन चीज़ों से बच सके। ठीक है, उद्योग एवं शिक्षाविदों के बीच सहयोग। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, इन लोगों को वो कीजिए कि आप इनको प्रमोट कीजिए कि आप भी लोगों को बतलाइए। जैसे कि आप देखते होंगे एसबीआई का ऐड आता है, ठीक है, आरबीआई का ऐड आता है, ठीक है, कि अमिताभ बच्चन जी उनका ऐड प्रचार कर रहे हैं, है ना, कि सुरक्षित रहे, ठीक है, सावधान रहे, इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है। बस इस कोई आपके घर में आके चोरी नहीं कर लेगा डिजिटल अरेस्ट वगैरह में, ठीक है, साइबर अटैक वगैरह में। आपको बस सावधान रहना है कि अपनी डाटा किसी को बतानी नहीं है। ठीक है, अपनी ओटीपी किसी को बतानी नहीं है। तो इन चीज़ों से यदि आप सावधान रहते हैं तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। क्लियर? भारत के समक्ष प्रमुख साइबर खतरे हैं। भारत के पास समक्ष कौन कौन से खतरे हैं? आइए देखते हैं। सरकारी तत्वों द्वारा बढ़ती साइबर जासूसी, भारत को रक्षा, ऊर्जा, सरकारी संस्थानों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले विदेशी राज्य प्रायोजित समूहों से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, रक्षा, डिफेंस, ऊर्जा, सरकारी संस्थानों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि डिफेंस वालों का कुछ डाटा चोरी हो जाता है। ठीक है, आपका जैसे सरकारी संस्थान है, इनके जितने भी डाटा वगैरह ये चोरी कर लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचा जाता है। और चोरी करता कौन है? तो विदेशी राज्य। ठीक है, जो फॉरेन में जैसे पाकिस्तान है। क्लियर? आपका कोई फॉरेन कंट्री है, जैसे कि आपके सिस्टम को हैक कर लिया, ठीक है, आपके पूरे सिस्टम को ही उसने हैक कर लिया और आपका डाटा चोरी कर लिया। तो ये प्रमुख खतरा बना हुआ है। महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना पर बढ़ते रैंसमवेयर हमले। रैंसमवेयर समूह तेजी से भारत के वित्तीय, स्वास्थ्य सेवा और आईटी क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं, जिससे आवश्यक सेवाएं बाधित हो रहे हैं। रैंसमवेयर होता क्या है? एक तरह का मेलवेयर है जो कंप्यूटर डाटा को हाईजैक कर लेता है। ठीक है, रैंसमवेयर एक तरह का वायरस होता है जो आपके सिस्टम में भेज दिया जाएगा और वो आपके सिस्टम को पूरी तरह से कैप्चर कर लेगा। ठीक है, अपने आपके सिस्टम को वो अपने कंट्रोल में ले लेगा और आपका सारा डाटा वो चोरी कर लेगा। ठीक है, और उसे रिकवर करने के लिए भुगतान बिटकॉइन में मांगा करता है। ठीक है, अब बोलेगा कि आपको ठीक कर देंगे, बिटकॉइन में इसका पेमेंट कीजिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट पेमेंट करवाते हैं वो, तो आपके सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो रैंसमवेयर एक तरह का समझ लिए तो एक मैलवेयर है, एक तरह का वायरस है। ठीक है, जो आपके सिस्टम में वो भेज देगा। तो इन चीज़ों से सावधान रहना है। वित्तीय क्षेत्र को लक्षित करने वाले साइबर अपराध में वृद्धि। भारत के तेजी से डिजिटल बैंकिंग विस्तार के कारण फिशिंग, यूपीआई धोखाधड़ी और डिजिटल भुगतान घोटालों में वृद्धि हुई है। ठीक है, आजकल मुश्किल है कि शायद ही कोई आदमी उतना कैश वैश लेके चलता होगा। पहले के समय में क्या था, जब डिजिटल बैंकिंग नहीं हुई थी, यूपीआई वगैरह सेवाएं नहीं आई हुई थी, तो लोग कैश लेके चलते थे और उस समय चोरी होती थी, डकैती होती थी, छीना झपटी होती थी, है ना। लेकिन आज क्या हो गया है? आजकल लोग मोबाइल में पैसा रखते हैं। ठीक है, यूपीआई का ज़माना है, डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है, नेट बैंकिंग का ज़माना है। तो लोग क्या करेंगे भाई? चुराएंगे कहाँ से? चोर तो अभी भी है, चोर उस समय में थे, चोर अभी भी है। तो चोर अब क्या कर रहे हैं? तो इन चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। फिशिंग, यूपीआई धोखाधड़ी, डिजिटल भुगतान, आपको ओटीपी, ठीक है, बोलेंगे आप पे ओटीपी आया है, हम आपको इतना पैसा भेजे हैं। ठीक है,
तो कुछ पैसा वापस कर दीजिए। फिर आपको मैसेज आएगा, लिंक आएगा, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, ओटीपी शेयर करने के लिए कहा जाएगा। तो इन चीज़ों से हमें सावधान रहना है। डीप फेक और एआई संचालित गलत सूचना। एआई संचालित गलत सूचना और डीप फेक वीडियो के बढ़ने से भारत की चुनावी प्रक्रिया, ठीक है, सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक धारणा को खतरा है। ठीक है, डीप फेक, ठीक है, डीप फेक एआई क्या किया जाता है, आपका फेस यूज करके वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, चुनावी प्रक्रिया, यहाँ क्या दे रखा है, चुनावी प्रक्रिया बाधित होती है। कैसे? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने, मैं इस क्षेत्र से खड़ा हूँ और मैंने अपने विरोधी के लिए गलत सलत वीडियो बनाकर और उसको पोस्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, चीज़ें खराब हो सकती है, लोगों के अंदर गलत मैसेज जाएगा। किसी का भी आप वीडियो बना के यदि आप डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, गलत मैसेज जाता है। सामाजिक सद्भाव, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर खराब होता है। ठीक है, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, हर वर्ग के, हर जाति के लोग रहते हैं, हो सकता है आप उसमें डिस्प्यूट करवा दें, ठीक है, इसको इसके खिलाफ भड़का दे, जबकि वो सच्चाई नहीं है, वो सारी वीडियो डीप फेक एआई के थ्रू बनाई गई है, लेकिन फिर भी समस्याएं हो सकती है। साइबर आतंकवाद और डार्क वेब गतिविधियां। आतंकवादी समूह अपने अभियानों के वित्त पोषण और हमलों के समन्वय के लिए डार्क वेब, इंस्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो करेंसी लेन देन का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, डार्क वेब होता क्या है, डार्क वेब एक ऐसा साइट है जहाँ पे जितने भी आपको इलीगल काम होते हैं, ठीक है, उसी वेबसाइट के थ्रू होता है। तो इन चीज़ों से क्या होता है, आतंकवादी गतिविधियों में फंडिंग वगैरह, ठीक है, हथियारों की सप्लाई, मैसेजिंग, तो ये सारी चीज़ें इंस्क्रिप्टेड, ठीक है, इंक्रिप्टेड रहती है, आप उसको डिकोड नहीं कर सकते हो, नॉर्मल आदमी उसको नहीं पढ़ सकता है, नॉर्मल आदमी उसको डिकोड नहीं कर सकता है। तो इन चीज़ों को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं साइबर अटैक से संबंधित क्या समस्याएं हैं, तो आप ये जो 5 पॉइंट मैंने दे रखे हैं, आप इस 5 पॉइंट पे से 4-4 लाइन भी यदि बना के लिख देते हो, तो आपके आराम से 100 शब्द में आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब इनसे बचा कैसे जाए, ठीक है, इनसे हमें बचना कैसे है, तो साइबर अपराध को रोकने के तरीके, पहली पंक्ति एक मजबूत पासवर्ड से शुरू होती है। ठीक है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। यदि आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना जीमेल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हैंडल हो गया, कोई भी यदि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। ठीक है, अपर केस, लोअर केस, संख्या, प्रतीक को मिलाकर जटिल और अद्वितीय पासवर्ड तैयार करना। क्लियर? लॉगिन सुरक्षा को बढ़ाना केवल पासवर्ड तक ही सीमित नहीं है। टू फैक्टर प्रमाणीकरण, मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन, आप लोगों ने देखा होगा जीमेल वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है, फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो टू स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, आप सभी लोग उस चीज़ को यूज किया कीजिए। ठीक है, प्रतिष्ठित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में निवेश करना मेलवेयर और अन्य डिजिटल खतरों के विरुद्ध एक सक्रिय उपाय है। ठीक है, आप अच्छा खासा एंटीवायरस, यदि आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप और या पीसी यूज़ कर रहे हो, तो आप अच्छा वाला आप वो रख सकते हो, एंटीवायरस रख सकते हो, जिससे क्या होता है, वायरस आपके मैलवेयर जो भेजे जाएंगे, रैंसमवेयर भेजे जाएंगे, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा और आपके सिस्टम में नहीं आने देगा। तो ये सारी चीज़ें यदि आप पीसी और सिस्टम यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, तो आपको रखना चाहिए। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से ईमेल या अपरिचित वेबसाइट पर फिशिंग प्रयास और मैलवेयर घुसपैठ हो सकती है। आपको कोई लिंक आता है, ठीक है, उन लिंक पे क्लिक ना कीजिए। ठीक है, कोई कहता है कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, तो उनको एप्लीकेशन को आप डाउनलोड मत कीजिए। जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे नहीं है, उसको तो बिल्कुल भी डाउनलोड मत कीजिए। ठीक है, साइबर अपराध और सुरक्षा संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं में नवीनतम विकास के बारे में जानकारी रखने से व्यक्तियों और संगठनों की बदलती रणनीतियों के विरुद्ध अपनी सुरक्षा के अनुकूलित और सुदृढ़ करने में शक्ति मिलती है। नवीनतम विकास के बारे में जानकारी रखें, जो भी चीज़ें हो रही है आजकल डिजिटली, ठीक है, आप उस चीज़ से अपडेट रहिए। ठीक है, जैसे कि अभी आप डिजिटल अरेस्ट देख रहे होंगे, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट आपको फ़ोन कर कॉल कर कहा जाएगा कि आपका बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है, फटाफट पैसे भेजिए। ठीक है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। तो इन चीज़ों के प्रति आप जागरूक रहिए। ठीक है, कि आजकल क्या इनोवेशन हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, एआई क्या काम कर रहा है, तो इन चीज़ों के प्रति यदि आपका नॉलेज रहेगा, समाज यदि शिक्षित रहेगा, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का करंट अफेयर और एडिटोरियल का सेक्शन था। हम लोगों ने सारी चीज़ें आज की देख ली, तो रिवीजन करते रहिए। यदि आपको साइबर अटैक से कोई क्वेश्चन आपका मेंस में आता है, तो आप इस चीज़ को सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप इंट्रोडक्शन में लिखिए, 100 शब्द इससे समस्याओं का लिखिए। ठीक है, और फिर 100 शब्दों में आप इसके उपाय लिखिए और लास्ट में निष्कर्ष डाल के अपने आंसर को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, एक नए एडिटोरियल के साथ। ठीक है, धन्यवाद।